ह्यूमन रिप्रोडक्शन जो हम लोग के पास जो टॉपिक है, पहले इस चैप्टर से मतलब इस एंटायर यूनिट से एक मतलब इस चैप्टर से एक, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से 2-3 क्वेश्चंस, रिप्रोडक्टिव हेल्थ से 2 क्वेश्चंस, तो मिला के 6 से 7 क्वेश्चंस आते थे। बट लास्ट 2 साल से इस पर्टिकुलर यूनिट से नियर अबाउट 10 to 11 क्वेश्चंस अभी आ रहे हैं। इन दैट केस ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक पोर्शंस में अभी आ जा रहा है, तो बाय एनी मीन्स ये पार्ट हम लोग को बहुत अच्छे से देखना पड़ेगा। दैट्स व्हाट, अगर हम लोग मतलब जो लोग थोड़ा भी बहुत स्टडी के कंडीशन में देखते हैं या हम लोग करते हैं, इस चैप्टर्स को मैं बार बार बोल रहा हूं, बहुत सही से स्टडी करो अगर रियली तुम इन चीज को पढ़ना चाहते हो। मैं पहले दिन से बोल दिया था कि ये चैप्टर कंपैरेटिवली तुम लोगों का थोड़ा कंफर्टेड जोन है। कंफर्टेड जोन इसलिए है क्योंकि पहले से 10th में किए हो, क्लास 8th में किए हो, तो थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन है, तो ये बहुत ज्यादा ऐसा तकलीफ वाला चैप्टर नहीं होना चाहिए। मेल वाला मैंने एक बैच में करवाया था, मेल वाला तुम लोगों के बैच में नहीं हुआ है, तो ये अलग अलग बैच में अलग अलग टॉपिक है। तो मैं फीमेल वाला करवा रहा हूं, तो दोनों के लिए सही हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं कि मेल के साथ फीमेल का कोई रिलेशन है। सो तुम लोग के क्लास में मैं फिर से मेल का करवा दूंगा वहां पे, तो एक ही हो जाएगा, नो इश्यूज इन दैट। तो जैसे भी करके मेल फीमेल अलग अलग है, अल्टीमेटली उसके बाद जाके दोनों एक होंगे। तो एक मेल का एक पार्ट होगा, फीमेल का एक पार्ट होगा, एंड थर्ड क्लास में जाके सब कुछ एक साथ कंपाइल्ड होके जाइगोट एम्ब्रियो डेवलपमेंट ये सब आएगा। मतलब 3 क्लास इसमें जैसे कि भी चाहिए होगा। फीमेल वाला जो टॉपिक है यहां पे, मैं बार बार बोल रहा हूं, फीमेल का जो यहां पे टॉपिक है, कंप्लीटली हम लोग जो स्टडी करके आ चुके ऑलरेडी, दैट जो भी हम लोग किए हैं इंफॉर्मेशंस पूरा ही हम लोगों का, उसमें वैसा कुछ नहीं है कि फीमेल वाला हम लोग जानते नहीं है, जानते अच्छा खासा ही फीमेल का इंफॉर्मेशन है हम लोग के पास। सिर्फ यहां पे जो है, यहाँ पे फीमेल्स के हर एक पार्ट्स, किसका कौन सा काम है, कैसे कौन कनेक्ट हो रहे हैं, कैसे एलिस सर्ज हो रहा है, हार्मोन का कौन सा फंक्शन है, ये सब इंपॉर्टेंटली यहाँ पे लिंक करना पड़ेगा। इन दैट केस अगर हम लोग देखेंगे तो थोड़ा आ जाओ, एस पर एनसीईआरटी अगर हम लोग आएंगे, सो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में जो डायग्राम कॉमनली, यही वाला डायग्राम कॉमनली यूज होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में, कोई भी कुछ भी स्टडी कर ले, यही वाला डायग्राम घूम फिर के यही आता है कि ऐसा कुछ एक स्ट्रक्चर होगा, कंडीशनली ऐसा ही स्ट्रक्चर कुछ आएगा, जिसके ये वाले हम लोग फेलोपियन ट्यूब बोलेंगे, पूरा का पूरा फेलोपियन ट्यूब होगा, ये वाला फिम्ब्रे होगा, इनफंडिबुलम, एम्पुला एंड देन इस्मस, ये दोनों तरफ होंगे, जिसका ऑलमोस्ट लेंथ कितना होगा, 20 to 25 सेंटीमीटर। किसी किसी बुक में 12 सेंटीमीटर में दिया हुआ है, किसी किसी बुक में इसको 12 सेंटीमीटर भी दिया हुआ है। ये पूरा का पूरा यूट्रल सेक्शन है, जिसमें 3 लेयर होते हैं, 3 लेयर है, दैट इज पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम। पता है हम लोग को ये वाला पार्ट क्या होगा, सर्विक्स होगा, एंड देन लास्ट वाला ओपनिंग होगा वेजाइना। देन केस ये है हम लोग का यूट्रल सेक्शन, जहां जिसके अंदर बेसिकली एम्ब्रायो फॉर्मेशन, प्लासेंटा वगैरह सब कुछ होता है। रफली तो यही है, बट हर एक चीज में एक 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 करके उनके डेवलपमेंट है। जैसे कि अगर इसमें आऊंगा तो ऑटोमेटिकली मुझे आना पड़ेगा इस ओवरी में। ये वाला डायग्राम में हम लोग थोड़ा बहुत क्लियर है। कैसे क्लियर है कि जैसे हम लोग जाएंगे ये कनेक्ट होते हैं, मतलब जैसे ओवरी हैंगिंग कंडीशन में होता है इस जगह में, क्योंकि यहाँ पे इस जगह में ओवरी हैंगिंग कंडीशन में, तो जिस जगह से ये हैंग होता है इट बी कॉल्ड एज मेसोवेरियम।
तो ये वाला पार्ट होता है हम लोग का मेसोवेरियम। यहाँ पे क्या है, अभी इसके पहले मुझे जानना पड़ेगा, एक फीमेल जैसे कि मेल जब अपने मदर बॉडी में मैच्योर होते हैं एम्ब्रायनिक स्टेज में, 7th मंथ में उनका टेस्टिस डेवलपमेंट होता है। सेम इन केस फीमेल जब एक मदर उम में प्रेजेंट होते हैं, मदर उम में जब रहते हैं तभी उनके बॉडी में फॉलिकल्स फॉर्म हो जाते हैं। तब उनके फॉलिकल फॉर्मेशन नियर अबाउट 3 to 4 lakhs 5 lakhs ऐसे कुछ होते हैं। देन एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी तब वो अराउंड 60,000 के कुछ करीब आ जाते हैं, अराउंड 2 to 3 lakhs to 60,000। देन वो जब प्यूबर्टी के बाद से जब वो अप टू परचुरेशन दैट इज नॉर्मली मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट करते हैं, उस टाइम पे मतलब एट द टाइम ऑफ परचुरेशन एंड दैट प्यूबर्टी, परचुरेशन से प्यूबर्टी के पीरियड में वो इट विल बी अराउंड 30 to 40,000, जिसमें एक्टिव होते हैं नियर अबाउट 300 to 400 वो एक्टिव होते हैं, बाकी इमैच्योर्स वाले होते हैं। उस 300 to 400 मतलब उस पार्ट में उस टाइम पे जितने भी नंबर्स ऑफ फॉलिकल्स मैच्योर होंगे, दैट एक फीमेल का दैट डिपेंड्स ऑन दैट प्रेगनेंसी कितने दिन तक या तो पीरियड्स कितने दिन तक, मेंस्ट्रुएशन कितने दिन तक कैरी कर पाएंगे वो डिपेंड करता है। से कोई किसी एक फीमेल के बॉडी में ओनली 100 मैच्योर ओव्यूल्स है, 100 मैच्योर मतलब बाई 12 करने से सिर्फ 8 to 9 ईयर्स ही ओनली एक्टिव होगा। दैट मीन्स अगर वो फीमेल 13 ईयर्स में अपना मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट करते हैं तो 13 + 8 एट द एज ऑफ 21 शी विल स्टॉप हर मेंस्ट्रुएशन, बिकॉज उसके बाद उसका मेंस्ट्रुएशन नहीं होगा। अगर उनके बीच में ही उसका कोई इंटरकोर्स वगैरह ये सब कुछ हो गया, देन ओनली शी कैन कैरी द बेबी, और एल्स उसके बाद वो कैरी नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो स्टेराइल हो जाएंगे। तो दैट डिपेंड्स ऑन द नंबर। यूजुअली नंबर 300 to 400 होते हैं यूजुअली। अभी किसी के लिए वो बहुत ज्यादा भी हो जाता है, किसी के लिए बहुत कम भी हो सकते हैं, बट नॉर्मली 300 to 400 होते हैं। कैसे 300 to 400? अगर कोई भी एक फीमेल एट द एज ऑफ 13 शी स्टार्ट हर मेंस्ट्रुएशन, तो ऑब्वियसली 13 ईयर से जब स्टार्ट करते हैं तो अप टू 45 46 तक चलते हैं, तो नियर अबाउट क्या है 33 ईयर्स। अगर हर एक मंथ का मैं 12 करके भी एक पकड़ूं तो 13 ईयर्स का क्या आएगा, 30 ईयर्स का 360, और नेक्स्ट 13 ईयर्स का 3 ईयर्स का ऑलमोस्ट 36 40, तो वही अराउंड 400। तो वही इतना ही नंबर ऑफ कंडीशन होते हैं। हाँ, अभी किसी किसी कंडीशन में एक्सेप्शंस हो जाते हैं कि एक फीमेल 70 ईयर्स में बर्थ दी, तो वुड बी एक्सेप्शनल कंडीशन दे आर कैरिंग दिस थिंग्स, बट नॉर्मली इतना होते नहीं है। 50 ईयर्स भी दैट इज डन, वही मैक्सिमम लिमिट होता है। तो वही नंबर, तो वही चीज दैट डिपेंड्स। कंडीशन क्या है कि जब प्यूबर्टी मतलब परचुरेशन टाइम टू प्यूबर्टी में आने के टाइम पे एक फीमेल में कितने मैच्योर ओव्यूल्स होंगे, दैट डिपेंड्स, उसके ऊपर डिपेंड करता है। और ये डिपेंड करता है नंबर ऑफ अमाउंट ऑफ हॉर्मोन्स, हार्मोनल कंडीशन। क्योंकि आज के दिन पे जितने भी प्रॉब्लम्स होते हैं दैट्स बिकॉज ऑफ हार्मोनल इश्यूज एंड बाय आवर केमिकल कंजम्पशंस, एक्सेस ऑफ केमिकल कंजम्पशंस, बॉडी में हार्मोनल इंबैलेंस होते हैं। क्योंकि ये हार्मोनल इंबैलेंस हम लोग एक सर्टेन लेवल तक जानने से पहले समझ में ही नहीं आता कि बॉडी में हार्मोन इश्यूज है, क्योंकि हम लोग कभी चेक ही नहीं करवाएंगे। सपोज वन फीमेल मैरिड एंड ऑल, उसको थोड़ी ना पता है उसके बॉडी में हार्मोनल इश्यूज है, क्योंकि नॉर्मल मेंस्ट्रुएशन वगैरह सब कुछ नॉर्मल हो रहा है। सो शी वोंट बी एनी प्रॉब्लम, फाइन, क्यों मैं चेक करवाऊंगा हार्मोन लेवल। बट द टाइम ऑफ इश्यूज एंड ऑल सॉर्ट ऑफ थिंग्स हैपेंड, अगर तब जाके कोई इश्यूज होगा तभी ना जाके वो चेक करवाएगी कि अपना हार्मोन कितना है, तब जाके पता चलेगा कि हार्मोन इश्यूज है। और ये आज से शुरू नहीं हुआ है, दैट स्टार्टेड फ्रॉम द वेरी फास्ट बिगिनिंग ऑफ द कंडीशन, कंजम्पशन ऑफ जंक फूड, कंजम्पशन ऑफ एक्सेस ऑफ केमिकल्स, दैट थिंग्स आर कैरीज। क्योंकि ये अल्टीमेटली जंक फूड में होते क्या है, एक्सेस अमाउंट ऑफ फैट्स होते हैं, जो फैट्स फेलोपियन ट्यूब के लेयर में जमना शुरू हो जाते हैं, सो दैट जो ओवरी से जो निकलते हैं, जो ओवम अप टू यूट्रस तक रीच करके जाएगा, जहां पे अगर स्पर्म उसको फ्यूज कर पाएगा, उस जगह में ओवम से बेसिकली रिलीज क्या होता है, एंटी फर्टिलाइजिन, और स्पर्म से होता है एंटी फर्टिलाइजिन। वो फर्टिलाइजिन का सिग्नल उस पर्टिकुलर बैरियर को क्रॉस नहीं कर पाता। फर्टिलाइजिंग हार्मोन, ये तो एक हार्मोन ही है जो सिग्नल देता है स्पर्म को, देन ओनली स्पर्म कैन मूव एंड गो एंड फ्यूज विद देम। तो ये जो सिग्नल है, तो सिग्नल तो पहुंचना पड़ेगा स्पर्म तक, बट वो कभी कभी पहुंचता ही नहीं है बिकॉज ऑफ दैट फैट लेयर। फैटी लेयर को ये कैरी नहीं, मतलब क्रॉस नहीं कर पाता, सो वहां पे वो अटक जाता है। क्यों अटक जाता है?
दिमाग लगा के सोचो, क्योंकि हम लोग केमिकल कोऑर्डिनेशन जब स्टडी किए थे क्लास 11 पे, हम लोगों ने सुने थे वहां पे दो टाइप के हार्मोन्स होते हैं, स्टेरॉयडल हार्मोन और प्रोटीनियल हार्मोन, मतलब पेप्टाइड हार्मोन्स। पेप्टाइड हार्मोन्स डायरेक्टली सेल मेम्ब्रेन में एंट्री नहीं कर पाते, दे नीड्स कैरियर। और स्टेरॉयडल हार्मोन जो होते हैं डायरेक्टली बॉडी में एंट्री कर जाते हैं, क्योंकि वो लोग लिपिड में सॉल्युबल होते हैं। और किसी भी सेल का जो आउटर लेयर होता है उसमें पीसी क्या होता है, पीएलपी, प्रोटीन लिपिड प्रोटीन, तो ऑटोमेटिक लिपिड तो होगा ही ना, तो लिपिड के लिए वो प्रोटीन वहां पे क्रॉस चेक नहीं कर पाता, सो दैट वो एंट्री नहीं कर पाएगा। अगर बैरियर क्रॉस नहीं कर पाएगा तो रीच कैसे करेगा, तो अल्टीमेटली वो रीच ही नहीं करते, इसीलिए प्रॉब्लम्स इशू शुरू हो जाते हैं। दैट्स व्हाट, जितना हो सके जंक फूड कंजम्पशन कम करना चाहिए, और एल्स लाइक ये और हैवी प्रॉब्लम में कन्वर्ट होगा। जितने भी जंक फूड्स में जाओगे उतना इश्यूज होगा, एंड दैट्स कंडीशनली नंबर 1, नंबर 2, सेकंड वन इज कोल्ड ड्रिंक्स। ये और सबसे गंदा चीज है, क्योंकि उसमें फैट्स होते हैं। कोल्ड ड्रिंक्स में ह्यूज अमाउंट ऑफ फैट्स होते हैं, क्योंकि वही फैट्स एक कोल टार जैसा होता है, मतलब ये डे बाय डे डे बाय डे डे बाय डे आयरन की तरह, पाइप में जैसे आयरन जमता है, सेम लाइक ये कोकाज ये स्टोर होने शुरू कर देते हैं, क्योंकि कोका बॉडी में डाइजेस्ट नहीं होता है, इट्स अ सेकेंडरी अल्कालॉइड्स। कोका इट्स अ सेकेंडरी अल्कालॉइड जो बॉडी में डायरेक्टली डाइजेस्ट नहीं होते, सो ऑटोमेटिकली ये डाइजेस्ट नहीं होगा तो कहीं ना कहीं जगह स्टोर हो रहा है, और वही उस लेयर में स्टोर हो रहे हैं, सो दैट वे ब्लड पंपिंग जो है वो धीरे 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 स्लो होना शुरू कर देते हैं, मतलब मूवमेंट ऑफ दैट कंडीशंस ये डिफर्स। तो ऐसे बहुत से इश्यूज हैं जो इसको हैम्पर करते हैं। तो लाइक ये जो पूरा ओवरी है, इसमें लाइक प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शियरी फॉलिकल एंड देन ग्राफियन फॉलिकल, ये सब कंसिडरेबल फॉर्म पे होते हैं। सो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी में उसमें डिटेल्स में आऊंगा, मैं जस्ट रफली यहां समझा रहा हूं। प्राइमरी, सेकेंड, टर्शियरी, ये जो फॉलिकल फॉर्मेशन है, इन फॉलिकल को डेवलपमेंट कौन करवाता है, दैट इज एफएसएच। इन सबको ये फॉलिकल डेवलपमेंट में कौन हेल्प करता है, एफएसएच। प्राइमरी, सेकेंड, टर्शियरी। टर्शियरी में हम लोग को एक ऐसा स्ट्रक्चर मिलता है जिसको हम लोग फ्लूइड फील्ड कैविटी भी कंसिडर कर सकते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं एंट्राम। क्लियर। टर्शियरी फॉलिकल में एक ऐसा वाला पोर्शन क्रिएट होता है, फ्लूइड फील्ड कैविटी, जिसको बेसिकली हम लोग बोलते हैं एंट्राम, जिसमें ये वाला जो ओवाम होता है, ओवा, वो डेवलप्ड होते हैं। एग्जैक्टली ग्राफियन फॉलिकल जब मैच्योर होता है ड्यू टू एक्सेस ऑफ एलएच, ग्राफियन फॉलिकल टूट के यहां से एक ओवा निकल के आता है, जिसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मली क्या है, दैट इज ओव्यूलेशन। इसको तो हम लोग ओव्यूलेशन बोलते हैं, बट अल्टीमेटली ये गलत हम लोग बोलते हैं, क्योंकि यहां से जो निकलता है वो ओवा होता ही नहीं है, वो सेकेंडरी ऊसाइड होता है। सेकेंडरी ऊसाइड जाके वो स्टे कर जाएगा, अगर स्पर्म एंट्री करेगा तब सेकेंडरी ऊसाइड सेकेंड मियोसिस 2, मतलब मियोसिस 2 में कन्वर्ट होगा, एंड देन दिस थिंग फॉर्म्स। अगर वो एंट्री नहीं करेगा सेकेंडरी ऊसाइड, मियोसिस 1 पे ही अरेस्ट हो जाएगा, वो नेक्स्ट कैरी फॉरवर्ड नहीं करेगा। क्लियर। जब ये करेगा देन ग्राफियन फॉलिकल टूट के यहां पे बनेगा कॉर्पस ल्यूटियम। आफ्टर कॉर्पस ल्यूटियम कॉर्पस एल्बिकेंस, देन अगेन इट कम्स, अगेन इट कैरीज। तो एक ही वाला पाउच है जो बाय कंटिन्यू घूम रहा है, मतलब बाजार का बैग है, एक बार लेके जाएगा, फटेगा, फिर से उसको सिया जाएगा, देन अगेन आएगा, अगेन कैरी करके, ये ऐसे ही घूमता रह रहा है। क्लियर। तो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, ग्राफियन फॉलिकल। ग्राफियन फॉलिकल के बाद अल्टीमेटली क्या आ रहा है, देयर इज कॉर्पस ल्यूटियम एंड देन कॉर्पस एल्बिकेंस। ये जो फॉर्मेशन है, तो बार बार यही चीज है कि एक ही चीज घूम रहा है। तो अभी कैसे क्या कुछ स्टेप्स आते हैं, हम लोग वही चीज थोड़ा देखते हैं, सो दैट वे हम लोग थोड़ा इंफॉर्मेटिव वे में इसको देख सकते हैं। ये हम लोग का जो फॉर्मेशन है, ये पूरा का पूरा स्लाइड्स है, जहां पे हम लोग क्या क्या स्टडी करेंगे, कौन से एक्सेसरी पार्ट्स है, कौन से क्या कुछ है, वो हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो इन दैट केस अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं तो क्या है, फीमेल बॉडीज में बेसिकली होते क्या है, पेयर्ड ओवरीज, एक्सेसरी डक्ट्स, एक्सटर्नल जेनिटलिया। एक्सटर्नल जेनिटलिया में मॉन्स, प्यूबिस, मॉन्स एंड ऑल दैट थिंग्स कम्स, वो हम लोग बाद में देखते हैं। बेसिकली हम लोग के पास है पेयर्ड ओवरीज, मतलब दो साइड में दो ओवरीज होते हैं, क्योंकि हम लोगों ने जो डायग्राम ड्रॉ किया था फेलोपियन ट्यूब, इस साइड में एक ओवरी होगा, उस साइड में और एक ओवरी होगा, तो दिल बी पेयर्ड ओवरीज। एक्सेसरी डक्ट में ओविडक्ट जो कनेक्ट होते हैं, यूटेरस जो मिडल वाला बीच वाला पार्ट था, वेजाइना जहां से एंट्री होता है। सो लाइक फर्स्ट यूट्रस, देन सर्विक्स एंड देन वेजाइना, तो ये तीन पार्ट होते हैं यहां पे। इन दैट अगर एक्सटर्नल मॉन्स, प्यूबिस, वेस्टिब्यूल, हाइमेन, क्लैटोरिस, ये बाद के पार्ट से हम लोग देखेंगे एक एक करके।
तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग जो डिस्कस कर रहे थे ये वाला मेनली तो हम लोग यही वाला पोर्शन है जो वहां पे ये सब कुछ होता है। तो अल्टीमेटली हम लोग को देखेंगे यूजुअली फेलोपियन ट्यूब में ऐसे कुछ ट्यूब लाइक फॉर्मेशंस होते हैं। अगर हम लोग ट्यूब लाइक फॉर्मेशन देखेंगे तो दिस इज द फिम्ब्रेई, देन दिस इन्फंडिबुलम, एम्पुला एंड देन इस्मस। ये जो हैंग कर रहा है यही बेसिकली हम लोग का ओवरी है, और ओवरी जिस लाइनिंग से कनेक्टेड है दैट इज कॉल्ड मेसोवेरियम। क्लियर? जिस लाइनिंग से ये कनेक्ट है, क्योंकि ये ब्लड वेसल से ब्लड जो पास करेगा मेसोवेरियम से ही पास होगा, तो दैट ये कनेक्टेड कंडीशन जो है कौन सा है? मेसोवेरियम। तो अगर हम लोग यहां पे देखते सेम लाइक, तो ओवरी अगर हम लोग देखेंगे, ओवरी क्या है? कुशनस कंडीशन है। ऊपर जो ये पार्ट होता है इसको हम लोग बोलते हैं ओवरियन स्ट्रोमा। जहां पे ये ओवरी के ऊपर जो एक कुशन फॉर्म होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ओवरियन स्ट्रोमा। दैट इज कॉल्ड एज, ये जो कुशन वाला पार्ट है, ये जो कुशन वाला ऊपर वाला पार्ट है ओवरी के ठीक ऊपर वाला, ये होगा ओवरियन स्ट्रोमा। क्लियर? अलग अलग पार्ट है, हर किसी के अलग अलग सेक्शन में हम लोग देखेंगे। तो ये जो डायग्राम है यहां पे हम लोग क्लियर हो जा रहे हैं। तो ओवरऑल व्यू क्या आ रहा है? ऊपर वाला यहां पे ये फेलोपियन ट्यूब वाला पार्ट है। फेलोपियन ट्यूब में क्या है? ओवरी है, फिम्ब्रेई है, दैट इज मीन इन्फंडिबुलम, एम्पुला, इस्मस। क्लियर है? उसके बाद यहां पे जो हम लोग है ये पूरा का पूरा पोर्शन है क्या है? यूट्रस है। अभी यूट्रस पार्ट में अल्टीमेट क्या हो रहा है? यूट्रस सेक्शन में यहां पे जो यूट्रस है इसमें 3 लेयर होगा। आउटर वाला क्या होगा? पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम। सबसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ये मेट्रियम्स बनते कैसे हैं? कौन से मसल से बनते हैं? कौन से टिश्यू से बनते हैं? वेरी गुड, स्मूथ मसल्स। दिस आर मेड अप ऑफ स्मूथ मसल्स। तो अंदर में हम लोग का पूरा यूट्रल पोर्शन है, जो एंडोमेट्रियम लेयर है। ये हम लोग का पूरा सर्विक्स है। देन दिस कंडीशन विल बी कॉल्ड वेजाइना। क्लियर? यहाँ पे मायोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम, पेरीमेट्रियम। फाइन, जो हम लोग बोले वही तो यहाँ पे है, अलग से कुछ नहीं है। तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स अगर हम लोग देखेंगे दैट बी ओवा गैमेट बी फीमेल वंस एंड स्टेरॉइड ओवरियन हार्मोन्स दैट इज ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन। ये मेनली काम होते हैं, ईस्ट्रोजन एज वेल एज प्रोजेस्टेरॉन। ईच ओवर इज अबाउट 2 to 4 सेंटीमीटर लेंथ, ओवरी वाला। They are located both sides of that lower abdomen and connected to a pelvic wall, uterus by ligaments. लिगामेंट को हम लोग क्या बोलते हैं? मेसोवेरियम। ब्रॉड लिगामेंट एक साइड से ब्रॉड आएगा, एक साइड से नैरो होगा, तो लिगामेंट्स बोला गया। तो यहाँ पे अल्टीमेटली एक ही को हम लोग मेसोवेरियम बोलेंगे, दूसरे को हम लोग नॉर्मल लिगामेंट बोल देंगे, नैरो लिगामेंट्स। आफ्टर दैट यहाँ पे ये जो ओवरी है, तो ओवरी में एक साइकिल होगा जो हम लोग यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं। तो अगर हम लोग देखेंगे यहां पे ड्रॉ करने का मतलब ये नीचे से उल्टा दिखाया जा रहा है। तो दिस प्राइमरी फॉलिकल के बाद सेकेंडरी ग्रोइंग, मतलब ये ग्रोइंग कंडीशन में। जब सेकेंडरी फॉलिकल में आएंगे तो थोड़ा बहुत मैचुरेशन आएगा, मतलब मैचुरेशन इन सेंस ऑफ व्हाट? दैट इज देयर ब्लड वेसल्स वगैरह वगैरह, ये सब कुछ कनेक्ट होगा। देन हम लोग प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, देखो यहाँ पे फ्लूइड फील्ड एक कैविटी लाइक फॉर्मेशन हो रहा है, जिसको हम लोग बेसिकली क्या बोल सकते हैं? एंट्रम बोलेंगे, राइट? तो प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल एंड देन भी टर्शियरी फॉलिकल। टर्शियरी फॉलिकल में एक फ्लूइड फील्ड कैविटी वाला पोर्शन हो रहा है जिसको हम लोग क्या बोलेंगे? एंट्रम, जो अल्टीमेटली इस ओवा को नरिशमेंट प्रोवाइड करेगा। जब ये और मैच्योर होगा तो ये फट जाएगा। फटेगा मतलब क्या है? जब फटेगा तो ग्राफियन फॉलिकल रप्चर्ड होगा। ये ग्राफियन फॉलिकल रप्चर क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ एलएच। जब एलएच अमाउंट फीमेल बॉडी में इंक्रीज होगा तभी वो फटेगा। मेल बॉडी में डायरेक्टली एलएच काम नहीं करते हैं, मेल बॉडी में डायरेक्टली एलएच काम नहीं करता है। कौन सा काम करेगा? आईसीएसएच। मेल बॉडी में डायरेक्टली एलएच फंक्शन नहीं करेगा। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन वहां पे कौन सा काम करेगा? आईसीएसएच। कौन सा हार्मोन सिक्रीट करेगा? लेडिक सेल्स। क्लियर? तो यहां पे लेडिक सेल्स मेल बॉडी में करता है, तो यहां पे फीमेल बॉडी में तो अल्टीमेटली यहां से ही होगा। तो इन दैट केस यहां पे ग्राफियन फॉलिकल रप्चर्ड होगा। देन ये जो एग निकलेगा, प्रोटेक्टिव सेल्स, इसको हम लोग ओव्यूलेशन बोल रहे हैं। एज पर एनसीईआरटी हम लोग बोलते हैं ओव्यूलेशन, क्योंकि ऐसा कुछ टर्म हम लोग के पास नहीं है कि सेकेंडरी ओवल्यूशन। ऐसा अगर होता तो हम लोग वही बोलते, बट एप्रोप्रिएट होता, बट हम लोग उसको ओव्यूलेशन ही बोलते हैं। क्योंकि जब ये ओवा आएगा, ओवा जब अल्टीमेटली वो एग्जैक्टली कौन से फॉर्म पे है? अगर हम लोग फॉर्मेशन सोचेंगे कि डेवलपमेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल उगोनियम, राइट?
उगोनियम इसमें 2n होगा, उगोनियम से क्या होगा, दैट इज प्राइमरी ऊसाइट, प्राइमरी ऊसाइट होगा, इसमें भी 2n ही होगा, इसमें से जब होगा nn, ये क्या बनेगा, सेकेंडरी ऊसाइट, ये सेकेंडरी ऊसाइट फॉर्म पे एग्जैक्टली ये रिलीज होगा, सेकेंडरी ऊसाइट फॉर्म में कहां से, ग्राफियन फॉलिकल रिलीज होगा, तो यह कहां पे हुआ, तो इसका मेरा क्या है, मियोसिस 1 हुआ सिर्फ, तो मुझे मियोसिस 2 भी करना है ना, जब मियोसिस 2 होगा ये वाला 2 बनेगा, तो क्योंकि ये तो पोलर बॉडी है, तो ये इससे 2 पोलर बॉडी बनेंगे, 2 पोलर बॉडी डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, वो ओवरी के अंदर ही रह जाएगा, बट यहां से जो है ये वाला रिलीज होके वो फेलोपियन ट्यूब के अंदर स्टे करेगा, स्टे करके बैठा रहेगा सेकेंडरी oocyte कंडीशन पे, और उस चीज को हम लोग बोलते हैं मेनली MPF, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, MPF, मेटाफेज प्रोमोटिंग फैक्टर, उस MPF कंडीशन पे वो स्टे करेगा, MPF। जब फीमेल बॉडी में स्पर्म एंट्री करेगा उस पर्टिकुलर पीरियड में, उसी टाइम रेंज में अगर वो एंट्री करेगा, तब जाके ये तुरंत MPF किस में कन्वर्ट होगा, APC, एनाफेज प्रोमोटिंग कॉम्प्लेक्स, ये MPF किस में कन्वर्ट होगा, APC में कन्वर्ट होगा, मेटाफेज प्रोमोटिंग कॉम्प्लेक्स, दैट इज कन्वर्ट टू व्हाट, इस मेटाफेज प्रोमोटिंग फैक्टर, सॉरी, कन्वर्ट टू व्हाट, एनाफेज प्रोमोटिंग कॉम्प्लेक्स। जब यहां पे जाएगा तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, 2n बनेंगे, क्या बनेंगे, 2n बनेंगे, 2n में से एक n डिजेनरेट हो जाएगा और एक रहेगा, दैट इज ऑल कॉल्ड एज व्हाट, एग, इसके साथ ही जाके स्पर्म का फ्यूजन होगा एंड देन जाइगोट वगैरह बनेगा। तो अल्टीमेटली जो रिलीज हो रहा है वो सेकेंडरी oocyte है, वो ओवम नहीं है, क्लियर, वो क्या है, सेकेंडरी oocyte। जब उसको साइज में अब कुछ मिलेगा ये MPF से APC में कन्वर्ट करेगा, ये MPF से कहां पे कन्वर्ट होगा, APC में कन्वर्ट होगा, तभी जाके बाकी का बाकी सब कुछ बनेगा। अगर ये कन्वर्शन नहीं हुआ तो ऑटोमेटिकली ओवा भी फॉर्म नहीं होगा, तभी ओवा उस सेकेंडरी oocyte में क्या होगा, डेड हो जाएगा, एंड देन थ्रू मेंस्ट्रुअल फ्लो इट विल कम्स आउट, क्लियर। APC के बाद तो 2 फॉर्म होंगे, ये डिवाइड होकर 2 सेल बनेंगे ना, 2n बनेंगे, तो 2n में से एक n डिजेनरेट हो जाएगा, क्योंकि छोटा वाला n होगा पोलर बॉडी फॉर्मेशन में होगा, वो डिजेनरेट हो जाएगा, और एक ओवा होकर रहेगा या एक बन के रहेगा, उसी एक के साथ अल्टीमेटली तेरे स्पर्म का फ्यूजन होगा। अगर ये वाला स्पर्म एंट्री नहीं करता है, अगर, क्योंकि ये तो फीमेल बॉडी में हर एक मंथ एंट्री कर रहा है, ये जो सेकेंडरी oocyte है एवरी मंथ इट एंटर्स इनटू फीमेल फेलोपियन ट्यूब, ये वहां पे स्टे कर रहा है, जब अगर स्पर्म एंट्री नहीं करेगा तो वो फेलोपियन ट्यूब में ही डेड हो जाएगा आफ्टर 7 डेज, आफ्टर 7 डेज ये डेड हो जाएगा, क्योंकि ये 7 डेज तक वहां पे एश्योर होगा, उसके बाद वो डेड हो जाएगा। इन दैट केस अगर डेड हो जाएगा, क्योंकि ये अलाइव रहता है कितना, 24 आवर्स, एक फीमेल हुआ कितना टाइम अलाइव रहता है, 24 आवर्स, और एक मेल स्पर्म कितना अलाइव रहता है, 72 आवर्स, यही है कंसेप्ट। तो इसीलिए ओव्यूलेशन जिस दिन होता है 14th डे ऑफ दैट मेंस्ट्रुअल, एकदम प्रॉपर साइक्लिंग वे में जाएंगे, तो हम लोग का 14th डे में क्या होता है, ओव्यूलेशन होता है, उस ओव्यूलेशन के एक दिन पहले या एक दिन बाद अगर इंटरकोर्स हुआ, अगर स्पर्म एंट्री किया, देयर इज अ चांस ऑफ गेटिंग प्रेगनेंसी। और अभी तो लाइक हार्मोन के लिए बहुत डिफ्रेक्शन आते हैं, उतना कुछ एकदम डिटो डॉट नहीं मिलता है, सो लाइक आगे पीछे 2-3 दिन हम लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं, बट यूजुअली वही होता है, एक स्पर्म 72 आवर्स अलाइव रहता है और एक ओवा दैट इज 24 आवर्स अलाइव होता है, राइट। सो 24 आवर्स के बीच में अगर ये एंट्री किया, चेंज होगा एंड देन द फ्यूजन विल बी डन, अगर नहीं हुआ सो दैट अल्टीमेटली एंटायर जाइगोट वगैरह कुछ नहीं बनेगा, क्लियर है बात। सो दिस इज अ बेसिक थिंग, जैसे कि ये चेंजेस होते रहते हैं, ओके विद दैट। अल्टीमेटली हम लोग का यही यहाँ पे ऐसा ही कुछ हो रहा है कि डिफरेंसेस कंडीशन जब बनेगा, ये टूट के ग्राफियन फॉलिकल अल्टीमेट टूट जाएगा, टूटने के बाद जो बनेगा दैट इज कॉर्पस हीमोरिजेंस, ये जो पहला वाला बनेगा दैट बी कॉल्ड कॉर्पस हीमोरिजेंस, ऑल्सो कॉल्ड इज एम्प्टी फॉलिकल। मतलब ग्राफियन फॉलिकल रप्चर होने के बाद जो रिमेनिंग रिमेन्स रहेंगे उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कॉर्पस हीमोरिजेंस, कॉर्पस हीमोरिजेंस, ओके। ये कलरलेस होगा, एक्चुअली ये इट्स सपोज टू बी व्हाइट बट ये येलो हो चुका है, तो कॉर्पस हीमोरिजेंस, दिस विल बी लाइक कॉर्पस हीमोरिजेंस। जब इसके साथ ल्यूटिन पिगमेंट कनेक्ट होगा, व्हेन कॉर्पस हीमोरिजेंस के साथ क्या कनेक्ट होगा, ल्यूटिन पिगमेंट, दैट विल बिकम कॉर्पस ल्यूटियम।
कॉर्पस ह्यूमेरोजेंस बेसिकली सपोज टू बी व्हाइट, ये येलो हो चुका है बट ये शुड बी व्हाइट। जब इसके साथ ल्यूटिन पिगमेंट कनेक्ट होगा इट बिकम कॉर्पस ल्यूटियम। कॉर्पस ल्यूटियम डिजेनरेट हो गया, बनेगा कॉर्पस एल्बिकेंस, दैट इज रिग्रेशन जो हो रहा है, ये जाके फिर से यहां पे आएगा, देन अगेन इट विल कैरी दिस थिंग्स। क्लियर? ओके तो मेरा अगर ओवरी में स्टेप्स देखूंगा, मैं अच्छे से बार बार बोल रहा हूं, ओवरी में अगर हम लोग स्टेप देखेंगे, ओवरी का प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी फॉलिकल दैट इज डिपेंड ऑन दैट एफएसएच डेवलपमेंट हो रहा है। जब ये ग्राफियन फॉलिकल बनेगा ड्यू टू एलएच इफेक्ट, ये क्या होगा, ब्रेकडाउन या रैप्चर होगा। ड्यू टू किसका, एलएच इफेक्ट, ये ब्रेकडाउन होगा। जब एलएच इफेक्ट से वो ब्रेकडाउन होगा, ग्राफियन फॉलिकल एलएच के कंडीशन से ब्रेकडाउन होगा, उसके बाद वो लोग कॉर्पस ह्यूमोरेजेंस बनेंगे, वहां से हार्मोन्स रिलीज होंगे। कौन सा वाला हार्मोन, दैट इज प्रोजेस्टेरॉन एज वेल एज ईस्ट्रोजन, दोनों हार्मोन्स आएंगे। अभी कौन सा कहां से आएगा ये बोलो, क्योंकि कॉर्पस ल्यूटियम के दो लेयर होंगे, आउटर लेयर एंड इनर लेयर। आउटर लेयर से कौन सा रिलीज होगा, बेसिकली कॉर्पस में क्या रिलीज होता है, प्रोजेस्टेरॉन। सो आउटर लेयर से प्रोजेस्टेरॉन रिलीज होगा और इनर लेयर से ईस्ट्रोजन रिलीज होंगे। लिख के रखो, कॉर्पस ल्यूटियम के आउटर लेयर से प्रोजेस्टेरॉन आएगा, इनर लेयर से ईस्ट्रोजन आएगा। क्लियर? आउटर लेयर से क्या रिलीज होगा, प्रोजेस्टेरॉन, और इनर लेयर से क्या होगा, ईस्ट्रोजन। क्लियर? ये प्रोजेस्टेरॉन अल्टीमेटली इस प्रेगनेंसी में ह्यूज रोल प्ले करता है। ये प्रोजेस्टेरॉन अल्टीमेटली प्रेगनेंसी में ह्यूज रोल प्ले करता है। अगर प्रोजेस्टेरॉन लेवल ड्रॉप हो जाएगा तो ये प्रेगनेंसी कुछ नहीं, बस जाइगोट बनेगा बट प्रेगनेंसी कैरी नहीं हो पाएगा। तभी लोग क्या करते हैं, वो जिफ्ट और गिफ्ट का यूज करते हैं फॉर दैट रीजन, क्योंकि जिनके बॉडी में लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरॉन कम होते हैं तो इशू क्या होगा, इशू ये होगा कि जब देखो मैं चार डायग्राम के साथ कनेक्ट कर रहा हूं, इजी है। से दिस वन, दिस साइकिल, कंडीशन क्या है, ये मेरा ओवरी है, डेवलपमेंट हो रहा है, ग्राफियन फॉलिकल से निकला, कौन निकला, सेकेंडरी oocyte। ये तुरंत oocyte निकलेगा तो यहां से एंट्री करके यहां पे जाके क्या होगा, स्टे करेगा। एग्जैक्टली ये जो पूरा साइकिल है, इतना तक ये वेरी कर सकता है। मतलब डेवलपमेंट ऑफ ग्राफियन फॉलिकल अप टू प्राइमरी फॉलिकल टू ग्राफियन फॉलिकल, ये जो लेंथ है, ये लेंथ वेरी कर सकता है। इट कैन ऑल्टर, इसमें कोई एश्योरेंस नहीं है। ये किसी किसी के लिए 13 डे का होगा, 14 डे का होगा, किसी के लिए 30 डेज का भी हो सकता है, किसी के लिए 60 डेज का भी हो सकता है, डिपेंड्स ऑन द हार्मोन लेवल। ये ऑल्टर कर सकता है, बट कब ऑल्टर करेगा, जब सेकेंडरी फॉलिकल टू टर्शियरी फॉलिकल में जाएगा। प्राइमरी फॉलिकल सेकेंडरी फॉलिकल इजीली चले जाएगा, बट फ्रॉम सेकेंडरी टू टर्शियरी फॉलिकल, ये जो स्टेज है सेकेंडरी टू टर्शियरी फॉलिकल, यही टाइम लिंगर है, क्योंकि यहां पे हार्मोन्स अप्स एंड डाउन्स होंगे तो अल्टीमेटली इनके डेवलपमेंट नहीं होगा। कहां से नहीं होगा, फ्रॉम सेकेंडरी टू टर्शियरी। सेकेंडरी टू टर्शियरी का डेवलपमेंट जो होगा वो सस्टेन हो सकता है, मतलब सस्पेंड हो सकता है फॉर एन 30 डेज, फॉर 20 डेज सस्पेंड हो सकता है, अगर बॉडी में हार्मोन सही से ना हो। क्लियर है, समझ में आ रहा है? तो इस स्टेज में ये सस्पेंड होगा, क्योंकि टर्शियरी फॉलिकल में सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप दैट इज एंट्रम बनेगा। एंट्रम के बाद ग्राफियन फॉलिकल अब फिर से नॉर्मली यूजुअली हो जाएगा। तो इतना ये जो टाइम है ये ऑल्टर कर सकता है, तो दिस टाइम में ऑल्टर, बट 14th डे में अगर सब कुछ नॉर्मल रहा, 14th डे में क्या होगा, ओव्यूलेशन होता है, दैट इज ग्राफियन फॉलिकल रप्चर करेगा। इसके बाद जो ये 14 डेज होगा, मतलब अगर मैं पूरे मेंस्ट्रुअल साइकिल को 28 डेज का कंसीडर करूंगा तो ये वाला प्रिपेयरिंग पीरियड या तो प्रोलिफरेटिव फेज ये 14 डेज का होता है, और रिमेनिंग जो 14 डेज है ये सब किसी के लिए फिक्स्ड होगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। मतलब वंस दिस सेकेंडरी oocyte रिलीजेस आउट फ्रॉम ग्राफियन फॉलिकल, उसके बाद नेक्स्ट जो 14 डेज है वो एकदम सेम होगा सबके लिए, दैट मीन्स सिक्रेटरी फेज। अगर किसी ने ऐसा बोल दिया कि चलो कोई एक्स लेडी का
मेंस्ट्रुअल साइकिल 40 डेज का है, मेंस्ट्रुअल साइकिल 40 डेज का है, तो उसका ओव्यूलेशन कौन से डेट पे हुआ है? हाँ, दैट विल बी 26 डे, क्योंकि टोटल टाइम माइनस, क्लियर है, उस अकॉर्डिंगली हम लोग इसको जस्टिफाई कर पाएंगे। ओके और नॉट ओके, समझ में आया चीज? तो इसी अकॉर्डिंगली हम लोग यहां पे डिफाइन कर सकते हैं अलग अलग वे में, कौन सा वाला कैसे जाएगा। समझ में आ रहा है बात? तो ये ऑल्टर कर सकता है। तो यहां पे ये जो चेंज हो रहा है, इतना समझ में आ गया? तो जब, अच्छे से समझो, जब ये रिलीज होने को आएगा ना, जब ये रिलीज होने को आएगा तुरंत, तब ये जो यूट्रस है, यूट्रस के चारों तरफ एक ब्लड शीट कवर हो जाएगा। और कौन करेगा? एलएचई करेगा। क्लियर? जब ये ग्राफियन वल्व टूट के आएगा, ग्राफियन वल्व का टूटना भी कौन डील करेगा? एलएच करेगा। इवन ये यूट्रस के चारों तरफ ब्लड का जो शीट बनेगा वो भी कौन करेगा? एलएच ही करेगा, जिसको हम लोग अल्टीमेटली एलएच का अमाउंट इंक्रीज होता है, जिसको हम लोग एलएच सर्ज भी बोल सकते हैं, उसको अमाउंट ऑफ एलएच इंक्रीजेस। क्लियर? अभी ये जो शीट बनेगा, दैट शीट मेंटेन्ड बाय, सो दिस दैट विल बी व्हाट? मेंटेन्ड। तो अगर ये मेंटेन्ड कंडीशन में होगा या होगा, तो अल्टीमेटली क्या हो रहा है यहां पे? तो ये मेंटेन कौन करेगा? प्रोजेस्टेरॉन। और ये प्रोजेस्टेरॉन कहां से रिलीज होगा? कॉर्पस ल्यूटियम। फाइन। कितने दिन तक? यूजुअली अगर कॉइटस नहीं हुआ तो ये 7 डेज तक इसको मेंटेन करेगा। ठीक है, अगर कॉइटस नहीं हुआ। और अगर कॉइटस हुआ तो 14th वीक तक वो मेंटेन करेगा, जब तक जाइगोट यूट्रस के अंदर एंट्री नहीं करेगा। 14th वीक मतलब ऑलमोस्ट 3 महीने 2 हफ्ते। क्लियर है और नॉट क्लियर है? तो अगर इसके बीच में कॉर्पस ल्यूटियम का सिक्रेशन बंद हो गया या स्टॉप हो गया, तो ऑब्वियसली क्या हो जाएगा? प्रेगनेंसी वहां पे बंद हो जाए। क्यों? अगर कॉर्पस ल्यूटियम बंद हो जाएगा, मतलब प्रोजेक्शन बंद हो जाएगा, तो ये जो ब्लड का शीट है वो रैप्चर हो जाएगा। अगर ब्लड शीट रैप्चर हो जाएगा तो उस जो एम्ब्रायो बन रहा था उसको नरिशमेंट नहीं मिलेगा, और उसको नरिशमेंट नहीं मिलेगा तो वो मर जाएगा, तो अल्टीमेटली थिंग्स विल बी डन। क्लियर है? तो इस कंडीशन में ये मेंटेन्ड होता है और ऑल्टरेशन भी इसी अकॉर्डिंगली होता है। ठीक है गाइस, just now I'm going to introduce someone in front of you all, like hopefully it will be helpful, and like he is one of the part of my journey. It's a most important character in my life. Please. So here I'm introducing Dr. Anmol Debnath, so called Sagar Debnath. Okay, he's already have completed MBBS and now he is in AGMC. So next it's to him. Give me that. Where is that microphone? Okay. Guys, nothing to worry. I'm no big stump of or something. I'm just you 5 years back. That's it. Okay? No one. I'm just your elder brother. Your might be a very good friend, or might be someone you can say like you can share your any thoughts. Okay? Nothing else. Myself, Sagar Debnath. I'm also known as Dr. Anmol Debnath. I'm a residential medical officer in AGMC in medical ICU. Okay. As he said, sir was one of the important guides, you can say, during the time of my like filing. You know filing? What is filing? Anyone? Filing? नाइफ को अगर शार्प बनाना है, इसको फॉइलिंग करते हैं, इसको फाइलिंग ही बोलते हैं। नाइफ हूं मैं, लेकिन आई वॉज शार्पन्ड बाई हिम ओनली ड्यू टू हिज रिगरस, लाइक तेरे माथे पे मेरा हाथ है, तू इधर भी नहीं जा सकता, उधर भी नहीं जा सकता, तू यहाँ पर खड़ा है, तू यहाँ पर ही खड़ा है। I was bound to do whatever he said, and my mom actually made him like that kind of a thing.
সুমনদা বলেছে মিন্স তোমার ওইটা করতে হবে লাইক ইউ হ্যাভ টু সিট ফর লাইক 2 AM in the morning नाइट लाइट को 2 AM in the morning हाँ उतना तक ही एंड लाइक वन मोर थिंग आई डू थिंक everyone has mobile during my days 4-5 years back I broke the mobile in that wall only because he agitated me so much so I don't know whether you have ever used a Lumia phone Nokia Lumia 525 I just recently bought it and due to the fact like he was provoking me so much so I just threw it there and I said I will pick those things up when you will actually whip it out and then after that my result will be published somewhere then you will call me and then he didn't have to call I came okay he didn't have to call I came and picked it up and like due to the fact like he was like provoking me one thing happened in my life I developed certain qualities like होता है ना like maybe like everyone picturizes a future in which they are successful whatever sector you are some of the guys are maybe like going to a general line then after that PhD होगा उसके बाद like बहुत सारे डिग्रीज लेंगे कोई मेरी तरह एक डॉक्टर बनेगा बेचारा डॉक्टर बनेगा और like समाज का चूतिया बन चुका होगा ठीक है no offense no it's not a गाली it's just an expression भावनाओं को समझो गहराइयों मत जाओ ठीक है तो like somebody whenever they picturizes themselves in a situation where they are successful na suppose you're that guy what advice would you give to you right now this moment when you are actually picturizing it what advice would you give mind you this your subconscious mind is going to tell the exact thing that you need to do you need to focus exact thing because you are successful there na you haven't reached mind you this is a pathway where every single step will be tough will be pulled back and you will feel a thorn is actually poking your ankle again and again because you are struggling mind you this because you are struggling you have not made any kind of an impact of yourself in your society in your family or whatever it is you might be a 10th standard में तुमने वो बोर्ड का स्टैंड कर लिया ठीक है बोर्डে তুমি স্ট্যান্ড করে এলেছো কিন্তু you haven't made any impact যখন বয়স 21 থেকে 25 বছর হবে তখনের টাইমে মার হাতে যদি ইনকামটা তুলে দিতে পারো তখন মনে করবে যে আছে হ্যাঁ ফ্যামিলির জন্য আমি কিছু করেছি বা ফার্স্ট ইনকামে 50%-এর উপরে যখন খরচ করেও আছে না তোমার মনে হবে যে আছে না আমার কাছে টাকা আছে তখন গিয়ে মনে রাখবে হ্যাঁ আমি জায়গাতে পৌঁছাইনি আমি ওই জায়গাতে পৌঁছাইনি আমি চেষ্টা করছি তোমাদেরও এই সেম জিনিসটাই থাকবে কেউ না কেউ এখানে মেবি আছে না হি অর শি মাইট বি থিঙ্কিং লাইক যে আছে না আমি তার থেকে বড় বা আমি সাপোজ এটা ভালো বুঝি বা একটা সাবজেক্ট আমার দখল বেশি বা 2-3টা সাবজেক্ট যেটা মিলিয়ে আছে না পরীক্ষাটা হয় সেটার মধ্যে আমার দখল বেশি mind you this that guy is not far behind you guys yet have to prove yourself and for that mentality to develop I request one thing only इस आदमी ने भी इसका like father off हो गया when he was young okay my father died when I was in 5th standard okay I should not brag on it or like bring my father into anything but it was my father's dream and it was boosted upon me at that moment only my father before dying he said যে তুমি ডাক্তার হবে তোমার ডাক্তার হতে হবে না তুমি ডাক্তার হবে means it was embedded in the chip जो होता है ना like हाँ टारगेटेड चिप है ना मिसाइल का जो टारगेटेड चिप है ना वो अगर ম্যালফাংশনিং हो जाए যত বড় সামনের থেকে সামনে মিসাইল এখানে মিস করবে ওই চিপের ভিতরে যদি প্রপার প্রোগ্রামিং হয় তাহলে যেই ডেস্টিনেশন সেই ডেস্টিনেশন সেটা যাবেই সোজা কথায় आई डोंट नो वेदर यू हैव वॉच टोनी स्टार्क का वो स्टार्क टैक वाला किसी ने देखा है क्या ओके আয়রন ম্যান তোমরা সবাই জানো এভরিওয়ান নোজ আয়রন ম্যান তো টনি স্টার্ক যখন প্রথম স্টার্ক ইন্ডাস্ট্রিজ স্টার্ট করেছিল
he used to build missiles, and that missile actually made him like फ्लैशबैक हुआ उसके सामने, क्योंकि वो वाला मिसाइल उसके सामने ही फटने वाला था. वो वाला मिसाइल इतना ही स्मूथ प्रोग्रामिंग से गया है कि लाइक वेन एवर यू आर एक्चुअली पुशिंग द बटन इट इज गोइंग टू डेटोनेट देयर. भाग्য ভালো যে আছে না টনি স্টার্কের উপরে পড়েনি. ইট ওয়াজ এ বুন ফ্রম দ্য গড ইট সেলফ. তোমাদের উপরেও আছে না একটা বুন থাকে, তোমরা রং ডিসিশন প্রচুর মেক করবে লাইফে, প্রচুর. রিলেশন, ফাইন্যান্স and behavior and conduct with your parents and your elders, you are going to make mess out of it. रायता फैलाओगे तुम लोग, रायता फैलाओगे. and I expect it from you because I have did it myself. मैंने खुद से किया है. I did it on myself. but one more thing you should also know, जे तुम अगर गलती ना करो ना तो गलती कभी भी दिखाई नहीं देगी. You will never feel like I am incomplete. You will be in a delusion like I'm fully complete. Don't be in that delusion. अभी का तुम्हारा ये सिनारियो जो है ना, यहाँ पे तुम्हारा फ्रेंड ये कर रहा है, वो वाला कोर्स कर रहा है, ये कर रहा है, वह कर रहा है, जो भी कर रहा है. By the end of the day, when you are actually going to sleep, ask one question. Did I learn something? Even if it is just one sentence, একটা sentence যদি থাকে, even if I have learned one sentence, close your eyes and reward yourself, yeah, I have learned it. But it's not the end of it. यहाँ पर ही सब लोग हाँ सो जाता हूँ, नहीं, I will never forget it. I will never forget it. ये वाला टैग लाइन नीचे से लगाना पड़ेगा. देन ओनली बायोलॉजी का इतना बड़ा बड़ा बुक पहन के पढ़ के ना उसके बाद जाके याद आएगा, हाँ मैंने तो वो वाला बात. ये होता क्या है, वेन एवर यू आर इन द नाइट ना, वेन यू आर एक्चुअली ट्राइंग टू स्लीप, बिफोर दैट योर ब्रेन रीचेस अप टू मैक्सिमम पोटेंशियल. उसके टाइम में रिविजन लाइक तुम 3x में नहीं 16x में करोगे. 16x में करोगे तुम लोग रिविजन. वट एवर जस्ट जो भी आता है, हाँ ये बस दैट्स इट. वंस यू हैव डन दिस ना, I don't think I will be a rememberable person in your life, but you would say somebody has given me one mnemonic. ये mnemonic पता है ना क्या है? To remember something, you memorize it and short term it. One mnemonic is there. Revision every single night what you have learned. Even I am also pursuing my PGs. Post graduation करना है मुझे. Like मुझे 19 subjects पढ़ने हैं. I have to work through 19 subjects, and when I go through এনি পার্টিকুলার বুক না, প্রত্যেকটা জিনিস মেবি আমি ওয়ার্ক করে সে বিষয়ে একটা পড়াশোনা করতে পারছি না এখন বা করতে পারি না এখন, কিন্তু হোয়াট এভার আই ডু রাত্রেবেলার দিকে জাস্ট বইটাকে উল্টে, হ্যাঁ এই যে মেনস্ট্রাল সাইকেল আমি এখনও কিন্তু গেছে না, এটার ভিতরে কি কি চলছে আমি পড়ছি. আমি এখন দেখতে মেনস্ট্রাল সাইকেলে ফলিকুলার ফেজ চলছে, এখন প্রলিফারেটিভ ফেজ পড়াচ্ছে স্যার. এই জিনিসটা তোমার পরবর্তীকালেও লাগবে. ইনফ্যাক্ট আমি যদি দি বেস্ট গাইনি সিচুয়েশন এখন যদি হয়ে থাকে, দ্যাট ইজ এজিএমসিতে ট্রেন্ড হয়েছে, তা সত্ত্বেও আমি গাইনির এই জিনিসগুলি আবার পড়ি. হ্যাঁ আমার মাথাও তো আছে না, ইটস নট এ লাইক ক্লক অর সামথিং যে আছে না যা রেজিস্টার করবো তার কোনোদিনও বেরোবে. মাইন্ড ইউ দিস, দোজ পিপুল হু হ্যাভ এ ভেরি গুড হ্যাবিট অফ রেজিস্টারিং थिंग्स क्विकली, दे हैव ए वेरी बैड हैबिट ऑफ फॉरगेटिंग थिंग्स वेरी गुड. सो इट इज लाइक जितना तुम करोगे उतना वो साइकिल्स में रहेगा. दिस इज लाइक ए साइकिल ओनली, नथिंग एल्स. So guys, one thing, I'm not going to waste your time, might be important class going on for you. One thing that this guy has told me, like ये जो एग्जाम्स होते हैं ना, एग्जाम्स में 110% स्कोर करना की एटलीस्ट टारगेट रखो. प्रूव योर सेल्फ इन द एग्जाम्स, वेदर इट इज गुड और बैड यू डोंट हैव टू जज. You don't have to judge whether it's good or bad. You perform at 110. Clock it. आज मुझे ये वाला आंसर पता नहीं था, लेकिन I did it and I actually theoretized it in such a way it was right. Clock it that way. এটা করেই তুমি করবে কি জানো তো, তোমার মাথাটাকে পার্টিকুলার সাবজেক্টের উপরে ফোকাস করে এটার উপরে বেশি বেশি আছে না মাথাটাকে খাটানোর চেষ্টা করবে.
তখনই মনে রাখবে, ওই জিনিসটা তোমার মনে রাখতে লাগবে না, ইউ ডোন্ট হ্যাভ টু রিমেম্বার ইট, ইট উইল বি ক্লকড। এটা পিনের মতো গিয়ে আছে না, পুরো ডার্ট বোর্ডটার মতো গিয়ে গেতে হবে। হ্যাঁ, এটা আমি যদি পরীক্ষার পরেও কেউ আমাকে জিজ্ঞেস করে, হ্যাঁ 3 mm per square feet, 3 mm per square feetই আসবে অ্যান্সারটা, বাস দ্যাটস ইট। আই এম নট saying about numerical values, I am saying about an answer. You have decided like follicular phase এখন চলছে চলছে চলছে, কোন সময় LH সার্চ, কোন সময় আসবে, দেন আফটার দ্যাট কোন সময় একটা ফিমেল গিয়ে হঠাৎ করে ওভুলেট করবে, দেন 14 days আফটার কেন মেনস্ট্রুয়েশন স্টার্ট হয়, why does it occur, why does it occur menstruation, anyone? ভেরি গুড। প্রোজেস্টেরন লেভেল যখন একটা সাস্টেইন লেভেল অবধি যাবে, it will have a cementing effect, it will have a cementing effect of the endometrium. endometrium যদি এরকম থাকে, endometrium-এর মধ্যে সিমেন্ট ধরে রেখেছে, পড়তে দিচ্ছে না। the moment progesterone gets out of the body, আর কোনোদিনও কেউ বুঝতে পারবে, অসুবিধা হবে না যে প্রোজেস্টেরন কেন, আচ্ছা না সরি, মেনস্ট্রুয়েশন কেন হয়। ওই একটা জিনিসকে আছে না, তুমি ডার্ট মেরে আছে না মাথার মধ্যে ফিক্স করে দিয়েছি, এখানে সবাই মনে রাখবে, ডিউ টু প্রোজেস্টেরন ল্যাক menstruation happens. So this is the way to actually cement theories, cement concepts and everything. And I don't know whether you guys do it or not, I still do it, this guy has made me do it, like making a gist out of everything. Do you guys do it? Do you guys do it? Huh? Short notes? हाँ, कोई एक चैप्टर पढ़ लो ना, अरे तुम्हारे पास सपोज यू आर एन एग्जामिनर, ठीक है, एंड यू आर मेकिंग क्वेश्चंस फॉर जो बच्चा लोग हैं, जो उनको लाइक कुछ नहीं आता, एंड यू आर गोइंग थ्रू द पर्टिकुलर चैप्टर, जस्ट टिक इट आउट, हाँ ये इसके लिए होता है, ये इसके लिए होता है। सो वेन एवर यू आर नेक्स्ट टाइम गोइंग थ्रू द चैप्टर ना, यू डोंट हैव टू गो थ्रू दैट एंटायर चैप्टर, यू जस्ट हैव टू गो थ्रू दैट जिस्ट। এটা করে আমাকে বটনি শিখিয়েছে, মাইন্ড ইউ দিস, এটা করে আমাকে বটনি শিখিয়েছে না, আমার বাবা বটনিতে MSc করেছে, কিন্তু আমার ভিতরে বটনির বিটা পর্যন্ত নেই। আই ডোন্ট লাইক বটনি টিল ডেট, আমি বটনি ভালো লাগে না আমার। আমার ওই জায়গাটাতে, ওই যে ছেলেটা যে বলে আসছে, এই জায়গাটার মধ্যে দাঁড়িয়ে আমি আছে না 0 না -1 স্কোর করেছিলাম, এখনো মনে আছে। দ্য বেঞ্চেস ইউজ টু লাইক রোটেট লাইক দিস, এই জায়গাটার মধ্যে বসে বসে আমি আছে না -1 না 0 স্কোর করেছিলাম, অ্যান্ড দিস ওয়াজ দ্য লোয়েস্ট দ্যাট আই স্কোর্ড, অ্যান্ড হি ওয়াজ লাইক scolding me like anything, what you are going to do, whether the botany is not going to come for you or what, হ্যাঁ এক্সাম পেপারের মধ্যে তোমাকে বটনি ছেড়ে কোশ্চেনটা করবে না, বটনির থেকে কোশ্চেন করবে ঠিকই, ইউ আর নট অ্যাকচুয়ালি অ্যাকোয়েন্টেড উইথ ইট, সো মেক মেন্স ফর ইট। সেম ওয়েতে आई स्कोर्ड 98 इन फिजिक्स, इट वाज ए 100 मार्क का एग्जाम था, 98 এসেছিল, एंड दैट पुश्ड माई रैंक टू समथिंग लाइक बियॉन्ड एक्सटेंट, 11-12 এর মধ্যে চলে এসছে, হ্যাঁ 12-13, হ্যাঁ UR এর মধ্যে না এসেছিল, আমার UR এর মধ্যে 12th এসছে মনে হয় মেবি, হ্যাঁ 13, হ্যাঁ। তো ওই জায়গাতে আমার পুশ করার পিছনে একটাই জিনিস ছিল, ওই জিনিসটা একটা জিনিসই ছিল, ফিজিক্সের ক্ষেত্রে আছে না, মাই ফ্রেন্ড হু ইজ এ ব্যাংকার রাইট নাও, SBI ব্যাংকে ভালো ব্রাঞ্চ ম্যানেজারের সাবঅর্ডিনেট পজিশনে আছে এখন, দিস ওয়ান গুয়াহাটিতে আছে। He still taunts me like, तू मेरे से आगे सिर्फ फिजिक्स में, आई एम टॉकिंग अबाउट अभिषेक, तू मेरे से फिजिक्स में निकल गया, फिजिक्स में आगे निकल गया। He scored 64 in physics, I got 98 in physics. So like he had to choose NIT, I went through AGMC. So কারোর কারোর ক্ষেত্রে এমন থাকবে যে আছে না, you don't like that subject. আমি জানি না whether you like chemistry, physics and bio the equal way, but কারোর ক্ষেত্রে এমন লাগতে পারে যে আছে না, হ্যাঁ you don't like that particular subject, ওই জিনিসটার মধ্যে if you are feeling like হ্যাঁ অসুবিধা হচ্ছে, কিছু কিছু টোটকা আছে এটার কাছে, কিছু কিছু টোটকা আছে, ইটস লাইক तांत्रिक का मंत्र, इट्स लाइक अ वुडू एंड शिट एंड ऑल ना, टेक दो स्टेप्स, यूज इट, मेरे तरफ बॉटनी की तरह लाइक कोई ना कोई हेल्प निकल जाएगा, ठीक है। एंड रिमेंबर वन थिंग, हाँ सितंबर में मैंने बहुत सारे लोगों का पिक्चर्स देखा है एंड ऑल, वेयर इज माइन, वेयर डिड आई यू हैव टेकन इट आउट, अच्छा नीचे, अच्छा ठीक है,
ঠিক আছে যাই হোক আমাদের ব্যাচের মধ্যে আমি এখনো মনে আছে देयर वाज अ बिग पिक्चर लाइक इतना बड़ा पिक्चर सब लोग यहाँ पर हैं मैं यहाँ पर था ये आदमी यहाँ पर थे लाइक एवरीवन वाज देयर so like during that time he helped me. I want him to actually help every single individual. I don't know how much potential you have because I am not familiarized with you, but I expect you have 110% potential, but you need to sharpen up yourself. कुछ कुछ चीजें ऐसी होती है जो एक्सपीरियंस के साथ आता है. राहुल द्रविड़ के साथ कभी भी विराट कोहली का कंपैरिजन मत करो. राहुल द्रविड़ will be more experienced than him. Always experience का कदर रहता है. Whether you are more established doesn't mean like you are more experienced. You might have a good exposure at that time जिसके लिए तुम लोग established हुए हो, लेकिन the guy who is actually doing it again and again and again and again for a long time, he might have some वो voodoo वाला shit.